Moving ahead, we would now be starting our panel discussion on technical analysis of spices. और इस पैनल डिस्कशन के हमारे मॉडरेटर हैं मिस्टर अजय केडिया, डायरेक्टर एंड रिसर्च हेड केडिया कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. I request you all to welcome him on stage with a big hand, everybody. And we have our panelists, Mr. Ashwini Kumar, who's a senior manager at NCDEX. I request you all to welcome him on stage, Mr. Ashwini Kumar. Mr. Dinesh Somani, founder, Pro Intellitrade Services. Please welcome sir with a big hand. Mr. Dinesh Somani. Mr. Manoj Kumar Jain, director, head, commodity and currency research, Prithvi Finmart Private Limited. Please put your hands together for Mr. Manoj Kumar Jain. And last but not the least, I would like to invite on stage Mr. Bhupesh Sharma, who's a research analyst, L&P Advisory Services. तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर भूपेश शर्मा जी का एक बार फिर से मंच पर. I welcome our moderator and our panelists, and we request our moderator to kindly begin this panel discussion. Thank you. पेपर से तो काम होता नहीं है. जब हम टेक्निकल पे चार्ट जब तक देखते नहीं हैं, पेपर थोड़ा कम वजह से पेपर उठाकर मैंने प्रिपेयर करके आया था. क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं मॉडरेशन में आ रहा हूँ. जितने भी मेरे कलीग्स हैं उनके साथ हमेशा हम चार्ट की बातें करते रहते हैं. तो सबसे पहले NS का बहुत बहुत धन्यवाद. आज का ये जो पैनल है टेक्निकल में, देखिए जब मैंने भी मेरा प्रेजेंटेशन रखा था तो मैंने कहा था कि आउटलुक सबसे इम्पोर्टेंट. आज हम यहाँ पे आए हैं, काफ़ी अच्छे इंडस्ट्री से सभी इंडस्ट्री वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं. चाहे हम FPO की बात करें, चाहे ब्रांड्स, FMCG ब्रांड्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए. तो एक जब माहौल बनता है, एक दूसरे से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ एक आउटकम निकल कर आता है. तो सिमिलरली टेक्निकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार हम देखते हैं कि प्राइजेस कैसे मूव कर रहे हैं. तो सेंटीमेंट पे तो होता ही है, सीजनलिटी पे होता है, फंडामेंटल हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन क्या आने वाला है, सबकी अपनी अपनी गणना है. उसके बाद हम एक आउटकम पे पहुँचते हैं. तो सब मानते हैं, जैसे कल का एक उदाहरण देता हूँ कि धनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी लग रही है, धनी में बहुत अच्छी तेज़ी है, बट वो तेज़ी कहाँ तक जाएगी. तो आज जो ये टेक्निकल पैनल है ये कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल बहुत अच्छा है, सीजनलिटी अच्छी है, सेंटीमेंट हमने देखा है कि इम्प्रूव हो रहा है, बट ये नंबर कहाँ से मिलेगा. आज हम जब गाड़ी चलाते हैं तो रोड को देखकर ये समझ में आती है कि गाड़ी चल रही है, स्पीड में चल रही है, लेकिन कितने की स्पीड पे है ये कब समझ में आता है. जब हम स्पीडोमीटर देखते हैं तब समझ में आता है कि भाई 160 पे चल रहा है, मुझे रुकना चाहिए, मुझे 90 पे आना चाहिए ताकि मेरी सेफ्टी रहे. तो टेक्निकल इतना ब्यूटीफुल एक सेशन है और मैं पिछले 25 साल से इसमें जब जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जितने भी मित्र हैं, चाहे दिनेश जी की बात करें, मनोज जी, भूपेश जी और अश्विनी जी, हमको एक कहावत है, गलत ग्रुप में आ चुके हैं, लेकिन टेक्निकल आपसे हम ना क्रॉप के बारे में और डिलीवरी के बारे में ज़रूर पूछेंगे आपसे. तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार मैं मेरे स्टाफ के साथ जब बैठता हूँ तो बोला सर बहुत तेज़ी आने वाली है. मैं बोला भाई बहुत मत बता, मुझे नंबर पे बता कितनी तेज़ी आने वाली है. सब बहुत बड़ी मंदी आने वाली है. तो बहुत क्या होता है, बहुत की कोई परिभाषा नहीं होती है. तो उसके लिए नंबर होना बहुत ज़रूरी है. तो मैं कोशिश करूँगा आज इस टेक्निकल पैनल से, आज हम हल्दी, जीरा और धनिया, ये 3 कमोडिटी में कल से हमने सुना है कि फंडामेंटल क्या हो रहा है, सबके सेंटीमेंट्स क्या है, बट इस सेंटीमेंट को जब हम नंबर में पिरोंगे तभी हम व्यापार कर पाएंगे. तो जब आपको आउटलुक पता चलेगा, नंबर पता चलेगा, तब आपके व्यापार में एक बेनिफिट दिखता हुआ दिखाएगा. तो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सारे पैनलिस्ट जिनको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. सभी नेशनल TV चैनल्स पे रेगुलर आते हैं, प्रिंट मीडिया में, लाइव मीडिया में, OTT प्लेटफॉर्म पे. और मुझे लगता है कि आज इस पैनल पे NS ने पिरो कर ये मैं बोल सकता हूँ, मुझे ये पैनल दिया है कि यहाँ पे आपको टेक्निकल की जो बारीकी समझनी है तो आप खुला मंच है. अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है कि टेक्निकल वाकई एग्री में काम करता है या नहीं करता है, ये भ्रांति रहती है लोगों को,
तो वो भी आज इस मंच से, इस पैनल से मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट है वो मैं थोड़ा इन शॉर्ट बता देता हूँ। पहले हम चर्चा करेंगे कि पिछला साल टेक्निकल के जरिए हम समझना चाहेंगे कि कैसा रहा है, फिर बाद में हम समझेंगे 2025 कैसा रहने वाला है, और फिर क्विकली एक रैपिड फायर रहेगा कि हम मार्केट में कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भूपेश जी के पास ही आना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ भूपेश जी ने हल्दी के बारे में बताया हमें कि किस तरफ से मूव करेगा। तो भूपेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, चाहे हम फ्लो ऐसा ही रहेगा, पहले हम हल्दी ले लेते हैं, धनिया एंड जीरा, तो तीनों कमोडिटी में टेक्निकली पिछले साल आपने क्या देखा और कैसा परफॉर्मेंस रहा है आपके हिसाब से टेक्निकल टर्म में? पहले हम लोग लेंगे हल्दी, धनिया एंड जीरा। भूपेश जी, पिछले साल तीनों कमोडिटी, बिल्कुल बिल्कुल, पिछले साल कैसा ओवरव्यू आपके हिसाब से टेक्निकली क्या क्या की पॉइंट्स आपने देखे? जी नमस्कार। सबसे पहले हल्दी की बात करेंगे। हल्दी का जैसा मैंने अभी आउटलुक किया कि लास्ट ईयर हल्दी में एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, बहुत अच्छी कमोडिटी थी पिछले साल। अगर पूरे मसाले पैक में देखा जाए तो एक हल्दी में एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिला। जिन लोगों ने ऊपर में मुनाफा किया उनको एक दोबारा अपॉर्चुनिटी है अभी करंट भाव में दोबारा से एंट्री करने की। तो मुझे लगता है कि पिछले साल में हल्दी कंपैरेटिव टू जीरा और धनिया एक अच्छी कमोडिटी थी, और मुझे लगता है कि इस साल भी अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो नंबर 1 पे हल्दी और नंबर 2 पर धनिया और नंबर 3 पर जीरा, ये इस तरीके से एक क्रम में रहना चाहिए। अगर बात करें हल्दी के आउटलुक की, तो हल्दी का आउटलुक मैंने अभी किया कि भाई 13,000 से 15,000। हल्दी के आउटलुक पे हम लोग इस पे आ रहे हैं, लेकिन जैसे पिछले साल हमने देखा था कि 20,000 का भाव हल्दी ने दिखाया, फिर एक फॉल है, तो ऐसे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं क्या जो हमें पहले से बता सके कि कुछ गड़बड़ है या कुछ होने वाला है? जी, टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो ज़रूर होते हैं। इस तरीके के इंडिकेशन हमें मिलते हैं कि जिस तरीके से अगर प्राइसेस में ऊपर कहीं डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं, ऊपर में अगर कैंडल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अच्छी सप्लाई जोन देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो मेजर चार्ट्स हैं, वीकली चार्ट हैं या मंथली चार्ट है, वहाँ पर अगर हम कैंडल का एनालिसिस करते हैं तो ज़्यादातर पिन कैंडल्स देखने को मिलती है। जब भी मेजर चार्ट पर पिन कैंडल मिलती है तो वहाँ पर एक अच्छा सिग्नल रहता है सामान्यतया कि अपन बिकवाली कर सकते हैं, मुनाफा कर सकते हैं। तो ये एक मेजर हमने हल्दी में भी देखा कि तकरीबन 20,000 के भाव पर लगातार बाजार में एक सप्लाई देखने को मिली, जो कि भाव नीचे में घट के इंस्टेंट 15,000 और 14,000 देखने को मिले पिछले साल। वहीं अगर यही सेम बात अगर देखा जाए तो जीरे की बात करें, कुमन सीड की, तो कुमन सीड में लगातार सेलिंग देखने को मिली है टेक्निकली। और मुझे लगता है कि जैसे अदर सेमिनार्स में भी मैंने कहा था कि 26,500 से लेके 27,000 का जीरा मुझे लगता है कि एक सप्लाई जोन रहेगा। तो उसी तरीके का हमें जीरे में एक मंदी देखने को मिली, जो कि डिसेंट मंदी आई है, तकरीबन 25-30% की मंदी। और मुझे लगता है कि अभी तक जीरे में कोई रिवर्सल के साइन टेक्निकल पे नहीं देख रहे। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट हमने देखा है कि पिछले साल कैसा दिखा। दिनेश जी, आप बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि जीरे में जान डालने का काम तो आप करते ही हैं, और पिछले साल भी काफ़ी पैनल में हम लोग साथ में थे, तो जो मोमेंटम हमने देखा हल्दी, जीरा, धनिया, तो आपके हिसाब से अगर मैं की पॉइंट्स अगर एक एक कमोडिटी की लेता हूँ, जैसे धनिया में हमने देखा कि प्राइजेस में बॉटम दिखता हुआ दिखाई दिया, वहाँ से हमने अच्छा रिवर्सल देखा। अगर जीरे की बात करें तो 30 का आंकड़ा नहीं तोड़ पाया, वहीं हल्दी की बात करें भी। तो टेक्निकली अगर हम पिछला साल देखें तो क्या ऐसे ट्रिगर्स रहे जो आपको याद होता है? जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय जी। नॉर्मली हमारे टेक्निकल पैनल में जो मॉडरेटर्स होते हैं वो टेक्निकल की कम जानकारी रखते हैं और स्पीड की ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो हम समय पर बात घुमा देते थे या फिर बात बदल देते थे। अभी जैन साहब ने जो कि अजय जी को ये जिम्मा दिया है, हम टू दी पॉइंट की बात करेंगे। पिछले बार की हल्दी की मैं थोड़ी सी शॉर्ट कहानी बताता हूँ। जैसे लास्ट ईयर 6700 से हल्दी का बुल रन शुरू हुआ, जो ऊपर में 18,000 पर जाकर हुआ। मतलब 6600 की हल्दी 18,200 गई, 3 गुना बढ़ी थी। उसके बाद जो पिछला साल रहा वो 12,000 के बेस से शुरू हुआ और 20,400
अपसाइड इसने बनाया, मतलब लास्ट ईयर भी इसने 8,000 रुपए की तेजी का रुख किया है। अब ये बार बार जो है ये 12,000 का इसका बेसलाइन लेवल बन गया और मुझे लगता है कि 12,000 का लेवल ये होल्ड कर सकता है। दूसरी बात रही धनी की, जैसे कल मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि 6710 का इस साल का इसने लो बनाया है और स्लो एंड स्टेडी वहां से मूव होकर ये 8834 मतलब निचले स्तरों से इसने 2200 रुपए का मूव अपसाइड लिया है, जो कि करीब 30% का मूव हो गया है। अब ये दोबारा कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। जो थर्ड बात है वो जीरे की, जो लास्ट ईयर की बात थी, नीचे में जो रैली शुरू हुई थी वो 29,400 से शुरू हुई थी, ऊपर में 66,200 तक के बाजार गए, ऑलमोस्ट डबल हुआ था जीरा, और सेम ईयर वो कोलैप्स होकर दोबारा 24,000 के आसपास गया। पिछले बार के जो प्रेडिक्शन था जब लगभग 22,400 के आसपास के लेवल्स उसमें नीचे आए और 22,400 ये मार्च 15 या मार्च 30 के बीच में लो बने थे, 22,400 से 30,600 मतलब फिर ये दोबारा 40% का मूव इसने लास्ट ईयर में दिया था। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि जीरा 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में बॉटम बनाता है और वहां से 30 से 35% की तेजी देता है, तो इस बार भी सेम संभावना मुझे नजर आती है। तो ओवरऑल जो लास्ट ईयर के स्ट्रक्चर थे वहाँ हर कमोडिटी ने कहीं न कहीं 20 से 30% के रिटर्न दिए है, और जो भी कमोडिटी बॉटम पे आप कहीं बाय करते हो, जैसे हमने कल सीजनलिटी देखी है, सीजनलिटी के हिसाब से अगर आप बॉटम में कहीं बाय करते हो तो आपको 25 से 30% का मुनाफा निश्चित तौर से देखने मिलेगा। और इस बार भी ऐसे कोई लेवल्स है जहाँ से आपको बुलबैक रैलीज दोबारा देखने मिलेगी। बिल्कुल। तो हमने सीजनलिटी की भी बात की और जो लेवल्स है पिछले साल का कैसे मूव किया ये भी हमने देखा। बट अश्विनी जी के पास आने से पहले मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ पार्टिसिपेट करना और मुझे बताना ये टेक्निकल के जो आउटकम आने वाले हैं वो आपके व्यापार को 200% इम्पैक्ट करेगा। तो पहला चीज़, जो भाव में तेजी मंदी होती है वो हम फंडामेंटल S&D और सीजनलिटी को देखते ही हैं। आप में से कितने जन टेक्निकल पे बिलीव करते हैं या ये मानते हैं टेक्निकल से हमको कुछ आउटकम मिल सकता है? प्लीज़ हाथ उठा के बताइए। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये प्रूव करने की कि टेक्निकल से आपको एटलीस्ट ये एक नॉलेज मिलेगा कि हाँ, अगर मैं तेजी की बात कर रहा हूँ तो कहाँ तक जाएगा। तो आप लोगों में से देखिए, कोई शर्माने की बात नहीं है, एक फैमिली ही है, और जब एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली एक उसका अच्छा आउटकम आता है। बोलते हैं ना 1 और 1 11 होती है। तो आप में से कितने जन टेक्निकल देखते हैं या थोड़े बहुत समझते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करके बताइए तो हमको भी समझ में आएगा कि क्या डेप्थ तक मैं लेके जाऊँ। ऐसा आधा अधूरा हाथ नहीं, इतनी भी मंदी नहीं है मसाले में, एडिबल में, पल्सेस में, थोड़ा हाथ ऊपर करके बताइए। तो काफ़ी कम जन है। देखिए टेक्निकल में जैसे अगेन मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी हम चलाते हैं, जब तक स्पीडोमीटर नहीं देखते तब तक हमें पता नहीं चलता। तो आप में से कोई सवाल अगर है कि कौन सा इंडिकेटर, आप पूछ भी सकते हैं हमसे भी, कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, फिबोनाची लेवल या फिबोनाची लेवल्स आपने सुना है? फिबो, हाँ ना, कुछ तो बताइए, सुना है सर? क्या होता है सर फिबो? माइक देना प्लीज। और कोई अगर और कोई टेक्निकल इंडिकेटर आप देखते हैं? देखो करते तो सब है, हमें सब पता है, लेकिन पार्टिसिपेशन करना इंपॉर्टेंट है। और कोई इंडिकेटर आप लोग यूज करते हैं? RSI, MACD? सर आ रहे हैं, माइक आपके पास धीरे धीरे पहुंच रहा है। सर आपका नाम, लोकेशन और टेक्निकल कब से आप कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ विवेक कासट। मैं कुमराज से हूँ, गुना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से, जिसका धनिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैं टेक्निकल एनालिसिस 2006 से ही कर रहा हूँ मैं, और मेरा पूरा बिजनेस जो है वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही होता है। अभी आपने मुझसे फिबोनाची के बारे में पूछा है। फिबोनाची लेवल्स जो हैं ये वो लेवल्स हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ है बिना फिबोनाची लेवल के पॉसिबल ही नहीं होती है। अगर आप पत्ता देखेंगे तो पत्ते भी जो हैं वो भी फिबोनाची लेवल्स में ही हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी देखेंगे तो वो भी फिबोनाची लेवल्स में ही है। अब फिबोनाची लेवल्स तो 31.8, 61.8 के जो लेवल्स हैं वो मोस्ट क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पूरी जो दुनिया है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से ही बना हुआ है, और यूनिवर्स भी उसके हिसाब से ही चलता है। तो ऐसा माना जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस में कि कोई भी प्राइस अगर फिबोनाची लेवल के आसपास आती है तो वहाँ से उसमें या तो रिवर्सल होगा या कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बनते हैं।
मैं बहुत सारे टेक्निकल जो हैं ये अपने इंडिकेटर से यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल RSI जो है वो मोमेंटम के लिए यूज़ की जाती है बेसिकली। अगर ये 50 के ऊपर है तो एक मोमेंटम पॉजिटिव है, 50 के नीचे है तो नेगेटिव है, 70 के ऊपर है तो ये जो है मतलब ये ओवर बाउट मानी जाती है, मोमेंटम अच्छा माना जाता है, और 30 के नीचे है तो ये ओवरसोल्ड मानी जाती है, जहाँ से हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। बिल्कुल कासिम जी, जो अभी आपने बताया, तो वैसे ही मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखो अगर हम लोग कुछ शेयर करेंगे, 2 मिनट वापस आता हूँ मैं आपके Q&A में, तो जैसे हम लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं एक और बोलता हूँ, जैसे फीबो बताया, मैं देखता हूँ टाइम फीबो। जैसे कासिम जी ने बताया कि प्राइस फीबो होता है कि ये बताता है ये लेवल टूटेगा, बिल्कुल बराबर है सर, कि ये लेवल टूटेगा तो हम इस लेवल तक जा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म पे बताया टाइम फीबो आपको एग्जैक्ट मंथ बताता है कि इस महीने के बाद मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट होने वाला है। तो जब आप फिजिकल ट्रेड करते हैं तो टाइम फीबो से आप यूज़ कर सकते हैं कि कुछ मार्केट में बड़ा, देखिए जब हम टेक्निकल यूज़ करते हैं और फंडामेंटल के साथ, तो आपको पता रहेगा, जैसे मार्च मंथ में मैं बोलता हूँ धनिये में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आप फिजिकल व्यापारी है तो आपको मालूम है मार्च में क्या होने वाला है, अराइवल बढ़ेगी। तो अब मैं बोलता हूँ मेरे को बॉटम दिख चुका है और टाइम फीबो बता रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, तो आपके माइंड में ये क्लिक हो चुका है, अराइवल रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। अब मुझे किशोर भाई ये बताइए आप कि अगर 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री बढ़ जाता है तो यील्ड में कुछ चेंजेस आएगा, उसका प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये टेक्निकल आपको बता सकता है कि कब क्या होने वाला है और प्राइस कैसे मूव करने वाला है। काशिश जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। तो कहने का मतलब है, देखिए अगर आप फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल के, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, अल्सर इंडेक्स मैंने कोविड में पता किया, और ये एक ऐसा इंडेक्स है कि अगर कोई भी कमोडिटी में सर्किट लगा हुआ है नीचे तो चुटकी में मालूम पड़ जाएगा बस ये इसका बॉटम है, यहाँ से मार्केट होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, इंडिया में आप पोलिंग करा के देख लीजिए, अगर 100 में से अगर 4 जन को मालूम पड़ेगा कि अल्सर इंडेक्स है, तो टेक्निकल में ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल इंडिकेटर्स है जो आप अपने फंडामेंटल के साथ, मोमेंटम इंडिकेटर में मैं सबसे पहले मनोज जी से पूछना चाहूँगा कि देखिए पिछले साल का व्यू तो हम पूछते ही रहते हैं मनोज जी से, मुझे ऐसे 4 इंडिकेटर बताइए कि जो आम भाषा में कोई भी फिजिकल ट्रेडर अगर उसको देखे तो उन्हें पता चल जाए कि यहाँ मुझे लेना चाहिए। एटलीस्ट एक डिसीजन सपोर्टिंग टेक्निकल टीम, आज हमारा टेक्निकल का काम ये है कि वो इंडिकेटर आप लिख के ला लीजिए, आपके पास पेन और नोटपैड है, ये 4 इंडिकेटर मनोज जी से जो आने वाले हैं ये आपको बताएगा कि यस यहाँ पे मैं लेने के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत बार होता है ना सर ये भाव लेऊँ या नहीं लेऊँ, तो आज इस टेक्निकल पैनल से मैं आपको ये 4 इंडिकेटर बताना चाहूँगा जहाँ पे आपको ये मदद मिलेगी कि मैं ये माल धनिया लेना चालू करूँ या रुकूँ, धनिये में से लॉन्ग पोजीशन से कम करना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, मोमेंटम कुछ आने वाला है या नहीं, या ट्रेंड कैसा है। तो मनोज जी मुझे ऐसे 4 इंडिकेटर बताइए जो आप, आज मैं सारे सीक्रेट मनोज जी के आपके सामने ला रहा हूँ, तो 4 इंडिकेटर मनोज जी बताइए, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा कि जो आप थरली देखते हैं। मनोज जी धन्यवाद। सबसे पहले तो एनएलएस का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी ने टेक्निकल पैनल की शुरुआत करने के पहले एक बात कही थी कि टेक्निकल कैसे हेल्प कर सकता है और टेक्निकल एनालिसिस है क्या। तो सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं तो जब हमको कहीं भी जाना रहता है तो हम गाड़ी में सबसे पहले गूगल मैप लगाते हैं। गूगल मैप हमको रास्ता दिखाता है कि हमको जाना कहाँ है और वो अपने को सही लोकेशन दिखाता है। कहीं पे अगर आपका रास्ता है, अगर वो ब्लॉक है तो वो भी बताता है और अल्टरनेट रास्ता बताता है। कहीं अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो भी बताता है, ताकि आप कम समय में अपने नियत दूरी को तय कर सके और सुरक्षित पहुंच सके। तो टेक्निकल एनालिसिस का काम भी वही होता है। और यहाँ पे हम चार्ट के माध्यम से अलग अलग इंडिकेटर्स का उपयोग करके ये समझते हैं कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी में, और टेक्निकल एनालिसिस की ये ब्यूटी है कि ये सारे ही एसेट क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होता है और ये हमको एक दिशा दिखाता है कि हमको जाना कहाँ है, चाहे वो तेजी की मार्केट हो या चाहे मंदी की मार्केट हो। तो एक तरह से टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमारे मार्केट का गूगल मैप है। दूसरी चीज़, कई बार हम जो चीज़ बड़ी होने वाली होती है वो टेक्निकल एनालिसिस के जो चार्ट है वो हमको पहले इंडिकेट कर देते हैं
और बाद में वो चीज़ें होती हैं। जैसे आज अगर हम किसी भी क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं तो हम मौसम विभाग के अनुमान के ऊपर आधारित रहते हैं कि बारिश कब होगी, तो वो एक उनके प्रोजेक्शंस रहते हैं कि बारिश कब कब हो सकती है, लेकिन बारिश बाद में होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो टेक्निकल चार्ट्स है वो क्या होने वाला है वो हमको पहले बता देता है। तो फिजिकल मार्केट में जो भी लोग काम करने वाले हैं और जो करते हैं उनको कम से कम थोड़ा टेक्निकल का ज्ञान भी होना चाहिए, तो वो आपको जो निर्णय लेने में आपको सुविधा देगा। अब अजय जी ने बोला कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमको मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसान जो इंडिकेटर्स हैं वो 3-4 में आपको आसान नहीं सर, मुझे तो आपके सीक्रेट चाहिए और यहाँ पे आपके सीक्रेट ही खोलने वाले हैं हम लोग। आसान वाली चीज़ मत बताना हमें। नहीं, जो बेसिक जो इंडिकेटर्स जो सबसे पहले हमको इंडिकेट करते हैं, जैसे RSI का कासट जी भी बता रहे थे, मेरा एक मानना है कि हम सीखने की शुरुआत बेसिक से करते हैं तो हमारी जो लर्निंग है वो जल्दी होती है और ग्रेजुअली हम जो है एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो टेक्निकल में सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें देखी जाती है RSI, उसमें 30 के आसपास की अगर हम मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं तो आप डेली चार्ट पे लगा सकते हैं, और लंबे टाइम के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसको वीकली और मंथली चार्ट पे आप देखें। 30 के आसपास की जो तो कहने का मतलब है अगर मैं लंबी अवधि के लिए देख रहा हूँ तो मुझे वीकली चार्ट देखना है, वीकली और मंथली देखना, वीकली और मंथली देखना है। अगर मैं जैसे मुझे आज गाड़ी बुक करनी है 2-3 दिन के लिए तो मैं डेली चार्ट पे करना हूँ। तो अगर आपको 1-2 दिन का हफ्ते भर का व्यू लेना है तो आपको डेली चार्ट पे RSI लगानी है, और अगर आपको 3-4-6 महीने का व्यू लेना है तो वीकली या मंथली चार्ट, जिसमें एक कैंडल एक महीने की बनती है जिसको हम मंथली चार्ट बोलते हैं, और जो डेली की कैंडल बनती है वो हम डेली चार्ट करते हैं। तो उसमें आपको 30 के आसपास की अगर RSI के आसपास मार्केट है तो वो एक आपको बाइंग के लिए इंडिकेशन देता है और वहाँ पे आप बाइंग के लिए इंटर कर सकते हैं। वहीं 70 के ऊपर अगर RSI जा रही है तो वहाँ पे हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर डेली चार्ट पे 70 का RSI क्रॉस किया है लेकिन वीकली और मंथली पे अभी भी अगर RSI नीचे है तो अभी ट्रेंड फॉर्म बना हुआ है, तो आप वहाँ पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर डेली की RSI आपकी 80 या उसके ऊपर पहुँच गई लेकिन वीकली RSI 70 के आसपास है, मंथली RSI अभी भी नीचे है, तो वहाँ भी आप ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वीकली और मंथली RSI 70 के ऊपर निकलती है तो फिर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और आपको या तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करना चाहिए। बिल्कुल, तो RSI सिंपल है, 30-70 याद रखना है, और आपको ट्रेड के हिसाब से मंथली और वीकली जो लंबे समय के लिए अगर आप 2-3 दिन का व्यू ले रहे हैं तो डेली। तो ये तो पहला सीक्रेट है और बेसिक भी है कि RSI हमें स्ट्रेंथ बताती है कि करंट स्ट्रेंथ क्या है। तो दूसरा सीक्रेट क्या है मनोज जी? दूसरा मूविंग एवरेजेस जो हैं तो उनके जो डाइवर्जेंस है उनको हमको देखना चाहिए। सामान्यतः 9 और 21 दिन के डाइवर्जेंस हम देखते हैं, तो 9 और 21, 9 और 20। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं 21 मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, थोड़ा क्विकली थोड़ा उस पर इंसाइट देंगे तो। 21 डेज नॉर्मली ये है कि जो हमारे एक महीने के जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वो नॉर्मली 21 डेज होते हैं। तो अगर आपका डाइवर्जेंस 21 डेज के ऊपर है, मतलब हम देख रहे हैं कि मंथली जो आपका डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, तो वहाँ पे आपका ट्रेंड जो है वो फर्म बनता हुआ नजर आता है, तो हम वहाँ पे बाइंग के लिए एंट्री कर सकते हैं। वहीं अगर मंथली पे हम 21 डेज के जो मूविंग एवरेज में नेगेटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि मार्केट में यहाँ पे वीकनेस आ सकती है। तो एक मूविंग एवरेज है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत बार बोलते हैं कि 1 घंटे में मैं पहुंचने वाला हूं, तो कभी 1 घंटा लग जाता है, कभी 25 मिनट लगता है, तो एक एवरेज समझ में आता है कि पिछले 1 महीने में क्या रहता है। तो और तीसरा और चौथा क्विकली क्या ऐसे सीक्रेट है जो हम देख सकते हैं? तो पहला RSI, दूसरा मूविंग एवरेज, तीसरा और चौथा क्या रह सकता है क्विकली मनोज जी? तीसरा यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स जो हैं वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं आपको, आपकी टेक्निकल की भाषा में अगर हम कहें तो अपनी जो निर्णय लेने के लिए, तो बॉलिंगर बैंड कभी भी अगर हम देखते हैं कि वो काफ़ी स्क्वीज हो रहा है तो वहाँ आपको समझना चाहिए। आप ज़्यादा टेक्निकल में आ गए, मुझे बॉलिंगर बैंड समझ में ही नहीं आता, होता क्या है बॉलिंगर बैंड? बॉलिंगर बैंड टेक्निकल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो वॉलेटिलिटी है वो कब बढ़ने वाली, मतलब बाजार में। मनोज जी माफ़ करना, देखिए जैसे बोलते ना छोटा बच्चा, तो मेरी सिचुएशन अभी इस पैनल पे वैसी ही है कि मैं एक बच्चे की तरह समझना चाहता हूँ कि कोई यहाँ पे मैं फेस देख रहा हूँ ना तो मुझे लगता है कि सब ऊपर से जा रहा है।
थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बताएं, बराबर है, समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही है, और कैसे हम लोग इंप्रूव करें? आपको लग रहा है कि टेक्निकल काम कर सकता है? पहले तो आपके एंड से रिस्पॉन्स आना चाहिए। लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग है तो मनोज जी मेरे को वापस थोड़ा सा वॉलंटियर बैंड के ऊपर, क्योंकि देखो टेक्निकल हम तो समझते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि जो आम भाषा में आप कैसे समझे उस चीज को। मैं सिंपल भाषा में कहूँगा कि बाजार के जो बड़े उतार चढ़ाव रहते हैं उसको हम इस इंडिकेटर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जब अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक काफ़ी दायरे में ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो जो बॉलिंगर बैंड जो है वो स्क्वीज हो जाता है और लंबे समय तक अगर उस पोजीशन में बना हुआ है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट बनने वाली है जो कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो सकती है। तो आप उस मूवमेंट को समझने के लिए जो पहले मैंने 2 इंडिकेटर बताए हैं वो आपको मदद कर सकते हैं। अगर बॉलिंगर बैंड स्क्वीज हुआ है और अगर आपके दूसरे इंडिकेटर्स आपको नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं मार्केट का, तो फिर आपको वहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। वहीं मुझे लगता है कि इनका एक स्पेशल सेशन रखना पड़ेगा, तभी जो हम लोग टेक्निकल की कर रहे हैं। तो बॉलिंगर बैंड तो हम और टेक्निक में आ जाएंगे। चौथा कौन सा इंडिकेटर होगा मनोज जी? अभी अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल में बात करूँगा, जो अभी सबसे ज़्यादा जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो डॉलर इंडेक्स है। उसको हमको सबसे ज़्यादा अभी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से लगातार बढ़ रही है। तो आपको डॉलर इंडेक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे कमोडिटी के बाज़ारों के लिए थोड़ा नकारात्मक साइन होता है, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ कमोडिटी के लिए जनरली नेगेटिव मानी जाती है। और डॉलर इंडेक्स में अगर कमजोरी आ रही है तो आपको ये मानना चाहिए कि यहाँ पे कमोडिटी के बाज़ारों में सुधार की गुंजाइश बनती है। तो अभी के सिनारियों में डॉलर इंडेक्स को हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, जो 4 चीज़ हमने समझी है और इसके ऊपर हम पैनल के बाद भी हम मिलकर 1-to-1 कर सकते हैं, चारों जन है। तो पहला हमने देखा RSI जो स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि जो करंट स्ट्रेंथ है, जैसे हमने धनी के केस में देखा कि अचानक तेजी के साथ अचानक मंदी आ गई, तो अचानक कुछ भी नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है। टेक्निकल आपको ये मदद करती है कि यहाँ से ये अब वीकनेस की तरफ जा रहा है। दूसरा हमने देखा कि कहीं ना कहीं जैसे पहला RSI मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज आपको एंट्री के लिए बहुत बार देखो मार्केट सीधी तरीके से नहीं चलता है, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आता है, तो ये आपको एग्जैक्ट बता सकता है कि कहाँ पे आपको री एंटर करना चाहिए। तीसरा हमने जिस ढंग से बॉलिंगर बैंड बहुत ही एक एडवांस टेक्निकल टूल है जो आपको बता देता है कब कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है। एंड लास्ट डॉलर इंडेक्स बिल्कुल है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स चलाने वाला कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी अगर बोलेगा उसका 101% हर कमोडिटी पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब मैं अश्विन जी के पास जाना चाहूँगा, लेकिन इनसे सवाल तो नहीं कर सकता, इनसे शिकायत जरूर कर सकता हूँ कि कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो शिकायत का पिटारा NCDs के साथ रहता है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो मंथ हम लोग ने एक्सपायरी के जो मंथ्स होते हैं, इसमें बहुत जनों का सवाल रहता है कि हल्दी अब चल रही है, अचानक आपने 4 महीने गायब कर दिए, फिर 2 महीने गायब कर दिए, तो ये क्या चक्कर है कि अचानक मंथ कैसे गायब हो जाते हैं? आप अपने इच्छा के हिसाब से करते हैं या कुछ साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे? सबसे पहले मैं मीडिया और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अश्विनी कुमार NCDX में स्पाइसेस का प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। तो जैसे अजय जी का क्वेश्चन था कि जैसे ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट कुछ महीने के नहीं रहते हैं हमारे, तो सर स्पाइसेस एक जैसे अगर हम बात करें तो लाइक एग्री कमोडिटी इसमें सीजनैलिटी का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और ये स्पाइसेस के लिए ही नहीं, बाकी कमोडिटी जैसे जब चना अवेलेबल था या मस्टर्ड अवेलेबल था तो उसके ऑफ सीजन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो जैसे अगर आप हल्दी में देखेंगे तो हल्दी में लगभग जो हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा था उसमें दिसंबर के बाद जो जनवरी फरवरी मार्च का महीना है उसमें हल्दी आती है, नई हल्दी आती है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नॉर्मली काफ़ी कम होता है। तो उसमें स्पेकुलेशन या मतलब एक्टिविटी को मतलब काफ़ी हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए एक्सचेंज ऑफ सीजन के कॉन्ट्रैक्ट एग्री कमोडिटी में नहीं रखती है। तो एक तो ये है कि सीजनैलिटी में जैसे हल्दी में जनवरी फरवरी मार्च कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, धनिया में फरवरी मार्च कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जीरा में फेब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सीजनैलिटी के फैक्टर हो गए।
इसके अलावा जो एक्सचेंज दूसरी चीज़ वर्क कर रही है वो है बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये हमने हल्दी कॉन्ट्रैक्ट से बाई मंथली का चालू किया है और ये हमने 2023 से बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट हल्दी के में चालू किया है। उसमें ये है कि हम एक एक महीने के गैप पे ये कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हैं। अभी जैसे लोगों को थोड़ा क्या होता है कि मतलब जब वो कोई भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं तो उनको एक ट्रेडिंग ईज टू कन्वीनियंस चाहिए होता है, क्योंकि फिजिकल में कोई भी ट्रेड आप सब फिजिकल मार्केट में या डिलीवरी में ट्रेड करते ही हैं, लेकिन आप ईज ऑफ कन्वीनियंस की वजह से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट हर महीने की डिलीवरी में होता है तो मार्केट पार्टिसिपेंट को परेशानी ये होती है कि नॉर्मली 5 दिन पहले टेंडर चालू होता है, तो महीने में 20 दिन का अगर ट्रेडिंग विंडो है, 22 दिन का अगर सैटरडे संडे हटा दें, 3 दिन का टेंडर हटा दें, तो करीब करीब 10 से 11 ट्रेडिंग डे ऐसे ही चला जाता है। 10 से 11 दिन महीने के ऐसे चले जाते हैं, तो क्या हर करीब 20 ट्रेडिंग डे पे आपका नई एक्सपायरी आती है जिसमें बायर और सेलर दोनों को एक सेलिंग डिलीवरी मैकेनिज्म में जाना पड़ता है। तो ईज ऑफ कन्वीनियंस की वजह से हमने बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट हल्दी में स्टार्ट किया है। ये एक बिल्कुल काफ़ी अच्छा इंसाइट आपने दिया कि एक तो सीजनैलिटी का फर्क पड़ता है बाई मंथली, और चेंजेस देखिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि बहुत बार मार्केट के रिक्वायरमेंट। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी FMCG कंपनी के ओनर्स भी है रिक्वायरमेंट। आप लोग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को डिलीवरी के लिए या क्या रूप से आप कोई लोग डिपॉजिट के तौर पे ले रहे हैं, तो आप में से कितने जन NCDEX के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं एज ऑफ नाउ? क्योंकि बहुत बार एक थोड़ा डर का माहौल रहता है, इसलिए बहुत जन बोलते नहीं यार मैं कर नहीं रहा हूँ, तो वो भी आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों में से कितने जन NCDEX से जुड़े हुए हो? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएंगे। किशोर भाई आपका हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। अरे आप तो सबसे पहले करते हैं सर। तो NCDEX से कितने जन जुड़े हुए हैं डिपॉजिट को लेकर या कुछ प्रोक्योरमेंट के लिए? क्योंकि काफ़ी जैसे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में बताया, बिल्कुल शरद भाई आप भी काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हो। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड राउंड पे। पहले राउंड में हमने देखा कि आउटलुक भूपेश जी ने बताया पिछले साल का कैसा रहा, दिनेश जी ने बताया, मैंने कोशिश की मनोज जी के साथ कि 4 ऐसे क्या टेक्निकल इंडिकेटर हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं टेक्निकल, बट बिलीव कीजिए जब आप फंडामेंटल की नॉलेज आपके पास भरपूर है बट टेक्निकल का एक तड़का लगता है तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि मार्केट में मैं खुद देख पाऊंगा कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है। और अश्विनी जी ने बताया कि सीजनैलिटी में जो हम कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस आता है वो कैसे और क्यों आता है। अब मैं राउंड 2 में जाना चाहूँगा जहाँ पे पहले हम लोग देखें कि 2025 में मार्केट का क्या आउटलुक रहने वाला है और टेक्निकली क्या ऐसे ट्रिगर्स रहेंगे जो मार्केट में वॉलिटिलिटी क्रिएट करने वाले हैं। जैसे मनोज जी ने बताया डोनाल्ड ट्रंप के डॉलर इंडेक्स, तो डोनाल्ड ट्रंप है तो डेफिनेटली कमोडिटी में तो काफ़ी मोमेंटम है। तो सबसे पहले मैं दिनेश जी आपके पास ही आना चाहूँगा कि 2025 के अंदर ये तीनों कमोडिटी किस ढंग से मूव करने वाली है और एज ए ट्रेडर, फिजिकल ट्रेडर, मुझे क्या क्या 3-4 चीज़ों पे ध्यान रखना है? जी बिल्कुल अजय जी, जब हम टेक्निकल की बात करते हैं तो टू द लेवल की बात करते हैं। और मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो ये हमारे गुमराज वाले भाई ने जो टेक्निकल पर इंसाइट जो दिया है, मतलब वाकई तारीफ काबिल है। मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए आप जरूर डालिए मुझे। आपके गांव के बारे में मैंने नेट पर तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, एक बार आने की ज़रूर इच्छा है। पूरे विश्व में आपका गाँव बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है अभी दुनिया के लिए और आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरी ओर से आपका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। Q&A में आते हैं एक बार ये होने के बाद फिर हम आते हैं। तो लेवल्स की बात करूंगा, मैं हल्दी की बात करता हूं। जैसे मैंने कहा था कि एक बार इसका 11-12 हज़ार का लेवल बना था और उसके बाद में इस लेवल के भीतर हल्दी दोबारा कभी नहीं गई। तो अनलेस एंड अनटिल ये 12,000 के नीचे इसका कोई क्रूज आता है, मुझे लगता है हल्दी में बुल रन कंटिन्यू रह सकता है। 12,410 का लो इस साल का इसका बना हुआ है और वो लो इसने मेंटेन करके बार-बार 15,000 के लेवल्स पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो आई थिंक फॉर शॉर्ट टर्म मुझे लगता है अप्रैल या मिड ऑफ अप्रैल तक के ये नीचे में 12,450, ऊपर में 15,000 ये दायरा मेंटेन करता हुआ नजर आता है। 15,250 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो इसका जो ऑल टाइम हाई है 20,420, मुझे लगता है वो लेवल दोबारा ही टच कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए
12,450 15,000, लॉन्ग टर्म के लिए 12,450 20,450, ये दायरा पूरा मेंटेन करता हुआ नजर आता है। धनिया का तो मैंने इंडेप्थ का डिटेल में आपको बताया ही है। जो इसका प्रीवियस ईयर का ब्रेकआउट है वो 8030 का लेवल है। 8030 मुझे लगता है ये बढ़िया लेवल है धनिया बाय करने के लिए। 20% अपसाइड इसमें बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। 9660 ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। और जो मैंने पहले भी बताया 1.5 साल 2 साल की जब कोई होल्ड कर सकता है तो मुझे लगता है ये नॉर्मल रिटर्न दे सकता है। 6600 की हल्दी 18,000 20,000 हुई, मतलब 3 गुना हुई। 20,000 का जीरा 22,000 का जीरा 67,000 हुआ, मतलब ये 3 गुना हुआ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये 7,000 8,000 का जो धनिया है ये 3 गुना होना अभी बाकी है। प्रोबेबली इट में टेक अ ईयर और 2, लेकिन इसको 22,000 23,000 2 या 3 साल के भीतर जरूर जाना है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 8030 बाइंग लेवल 9660 इज द फर्स्ट टारगेट। कमिंग टू जीरा, जीरे में निरंतर प्राइसेस गिरते आ रहे हैं और 67,000 से गिरकर ये करीब आज मुझे लगता है 21,400 21,500 के आसपास मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। 19,900 20,200 यह जो रेंज है मुझे लगता है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट लेवल है जीरे के लिए, और इट माइट कम इन मिड ऑफ मार्च और बाय द एंड ऑफ मार्च। नॉर्मली ये होली के आसपास लो बनते हैं और 19,800 20,200 में जो जीरा लेगा मुझे लगता है 26,450 ये इसका एकमात्र टारगेट रहेगा। 4 महीने के भीतर ये भाव आने की संभावना है, और जो इस 4 महीने में एग्जिट ले पाएगा, भले उसका पुराना स्टॉक हो नया स्टॉक हो या करंट मार्केट वाला लेकर चला हो, 26,450 में इस साल का ये टॉप बनकर वहां पर क्लियर कट एग्जिट बनता है। आने वाले समय में जीरा फिर दोबारा इस साल की तरह रेंज बाउंड होता हुआ नजर आता है। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। और मुझे लगता है कि धनिया 3 गुना अभी भी ना रूम में एनर्जी नहीं लेके आ रहा है। आप लोगों को डाउट लग रहा है, मुझे लगता है ऐसा, फंडामेंटल वालों को ज्यादा डाउट लग रहा है। देखिए टेक्निकल हम बोलते हैं समय से आगे चलता है, तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए फंडामेंटल आप अच्छा समझते हैं, बट टेक्निकल आपको कहीं ना कहीं हिंट देता है। एक हमारे अच्छे गवार पैनल पे हमने रखा था कि रस्सियाँ खूब लटकी रहती है, मतलब पकड़े रहना छोड़ना नहीं, मतलब कौन सी रस्सी पकड़ूँ। तो टेक्निकल आपको अच्छी रस्सी पकड़ाने की कोशिश करता है, आपको बताता है। जैसे आज दिनेश जी ने बताया कि हमने जीरे के केस में देखा 3 गुना हुआ, हमने हल्दी के केस में देखा 3 गुना हुआ। अब धनिये के लिए जो अप्रोप्रिएट एक ग्राउंड बनना चाहिए था वो अब बन रहा है। नो डाउट 3 साल पहले हमने इंपोर्ट की वजह से कुछ कारणवश हमने प्राइसेस में दबाव देखा है, बट प्रैक्टिकल है। आज चार्ट पे अगर मैं बात करूंगा, इसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा कि क्या ऐसे इंडिकेटर्स है, क्योंकि आज हमने राउंडिंग बॉटम भी देखा है, इसमें कप एंड हैंडल भी देखा है। अगर 13 के ऊपर जाता है तो 9,000 की तेजी, मतलब वही 22-23,000 के भाव पॉसिबल है। तो टेक्निकल आपको फोरकास्ट बता देता है। और एक बार जब आपको, जैसे मुझे मेरे घर का रास्ता पता है, लेकिन फिर भी गूगल मैप क्यों निकालता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कहीं पे अगर डाइवर्जेंस है या ट्रैफिक अटक रहा है तो मैं तो मान के चलिए धनिया जो, ठीक है डायलॉग काफ़ी पुराना हो चुका है, धनिया धन बरसाएगा, धन नहीं बरसाना चाहिए, अब सोना बरसाना चाहिए। आज भी सोना नया हाई मारा है, वैसे धनिया में भी अब नया हाई की तैयारी कर सकता है। ये पहले डिस्कशन में चल कर आया है। तो मनोज जी आप भी टेक्निकल में, सबसे पहले मैं धनिया पे आऊँगा क्योंकि धनिया 3 गुना होने की बात चल रही है, पर्सनली लगता भी है ऐसा। सब टेक्निकल में आपको क्या लगता है कि धनिया, हल्दी और जीरा ये साल कितना मूव कर सकता है? वॉल्टिलिटी तो हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी है, तो आपके हिसाब से ये तीनों कमोडिटी में आपका क्या व्यू है? जहाँ तक व्यापार का सवाल है तो ये जो साल है 2025 का, ये व्यापार के लिहाज से सबसे अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि सारी जो कमोडिटीज़ के अगर हम बोलें कि सीजन की जो शुरुआत है वो एक नॉर्मल रेंज से हो रही है। तो यह जो साल है ये कम से कम व्यापारी बंधुओं के लिए एक बहुत अच्छा साल ट्रेडिंग के लिहाज से साबित होगा, इसको ध्यान रखना चाहिए। धनिया की सबसे पहले बात करूँगा, धनिया मेरे दिल के बहुत करीब है और उस पर काफ़ी चर्चा मैं करता भी रहता हूँ। तो धनिये में ये साल हमारा मानना है कि जिस तरह से जो पिछले साल की मूवमेंट रही थी और नीचे में हमने लगभग 6,700 के आसपास जो लोज बनते हुए देखे थे, वहाँ से फिर 8,800 तक हम गए, तो लगभग 30% का रिटर्न धनिया ने पूरे साल में दिया। अभी जो अप्रैल का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो 8,200 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेरा मानना है कि
यहाँ पे जब अराइवल्स आएंगे उस समय जो भी बॉटम बनता है वो 7,850 के आसपास रहना चाहिए। तो वो रेंज आती है तो धनिया में बिल्कुल बाइंग में रहना चाहिए। ऊपर में छोटी अवधि में मेरा मानना है कि 8,850 और साल के आखिर तक 9,650 तक के जो स्तर है वो धनिया में देखने को मिल सकते हैं। बड़े मूव के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो ग्लोबल सिनारियो है वो क्या रहता है और उस हिसाब से फिर आगे। ग्लोबल सिनेरियो में तो मैं आऊँ, लेकिन मुझे जो दिनेश जी ने बताया उसी को आगे करना है। 3 गुना लगान नहीं धनिया, 3 गुना हो सकता है या नहीं? हो सकता है, दिनेश जी ने ऐसा बोला है कि 3 साल में हो सकता है, तो हम उस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखें क्योंकि क्रॉप के पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। अभी इस बार वेदर बहुत फेवरेबल है, कभी कोई साल में अगर वेदर में कुछ भी हम देखते हैं गड़बड़ होती है, लेकिन ये चार्ट यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि आगे 2-3 साल में वो स्थिति धनिया में आ सकती है, तो उससे हम बिल्कुल नकारेंगे नहीं। लेकिन इस साल में बात करूँगा तो 9,650 ऊपर में बेस्ट केस जो है धनिया में लगता है, तो 7,850 के धनिया में कोई हार होने वाली नहीं है। वहाँ पे मतलब एंट्री के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। वहीं अगर मैं हल्दी की बात करूँ तो पिछले साल 20,000 की हल्दी में मुझे तेज़ी नहीं लग रही थी, 20 साढ़े 20 के आसपास से हमने अच्छे करेक्शन देखे। लेकिन जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि 12,500 के आसपास इसमें एक अच्छा बेस इस साल बना है, तो जो एंट्री पॉइंट है वो 12,400-500 की रेंज में रहेगा। हमारा मानना है कि अगर 12,400 के नीचे हल्दी नहीं जाती है तो एक जो मोमेंटम है इसमें 16,600 तक इस साल देखने को मिल सकता है। 16,600 के स्तर के ऊपर अगर हल्दी चलेगी तो फिर यहाँ पे प्रोबेबली वापस हम 20,000 तक हल्दी को जाते हुए देखेंगे। तो हल्दी में एंट्री का जो पॉइंट है वो 12,500 के आसपास रखना चाहिए। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जो पिछले 2-3 साल से सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है, और ताजुब की बात यह है कि 65,000 में जीरा सबको लेना था और 20,000 में जीरा किसी को भी नहीं लेना। लेकिन मेरा मानना है कि ये साल ट्रेड के लिहाज से जीरे के लिए भी बेहतर रहेगा, और 20,000 से 19,400 की जो रेंज है वो स्टॉक के लिए अच्छी रेंज रहेगी। ऊपर में बड़ी तेज़ी नहीं, लेकिन 25,500 26,000 तक हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से भी देखें तो अगर 30% का रिटर्न जीरा देता है तो एक बहुत अच्छा रिटर्न जो है साल भर में मिलता है। तो इस साल तीनों ही कमोडिटी ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतर रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा कन्विक्शन है वो धनिया में है, दूसरे नंबर पर हल्दी, और जीरा ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो घूम फिर के ये बोल सकते हैं 3 गुना लगान नहीं धनिया। तो दोनों ही पैनलिस्ट ने बताया। भूपेश जी 3 गुना धनिया लग रहा है आपको? इस साल तो संभव नहीं लगता, थोड़ा मॉडरेट व्यू रहेगा मेरा। और जैसा कि मैंने कल भी बोला था 7,100 से लेकर अधिकतम 8,200, और मान लीजिए एक्सटेंड होता है तो 9,100, दैट्स द लास्ट पॉइंट। तो धनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर इम्प्रूवमेंट होने वाला है। अभी भी कहूँगा कि वरीयता सूची में अगर देखा जाए तो हल्दी शुड बी द फर्स्ट पिक, सेकेंड वन इज धनिया एंड थर्ड वन इज जीरा। तो धनिया में जैसे अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फिर से एक बार अगर आप बता पाओ। जी जरूर। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में बाजार मुझे लगता है 7,700 से लेके 8,500 के जोन में चलता रहेगा अगले 90 to 120 डेज के लिए। अगर सेकेंड हाफ की बात करेंगे तो सेकेंड हाफ में हो सकता है बाजार मुझे 8,800। जी आपकी आवाज़ में मेरे को थोड़ा सा संचय लग रहा है, तो ऐसा है थोड़ा सा मजबूती से बोलेंगे तो देखो सुनने वाले भी है, यही सुनने 2 जगह तो हमने सुना है। मैं ये नहीं बोलूँ 1 साल में 3 गुना, हाँ 3 साल जरूर लगेगा। तो थोड़ी सी आवाज़ में दम के साथ बताओ तो हमको भी कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आवाज़ में इसी वजह से दम नहीं लग रहा क्योंकि चार्ट में दम नहीं है। चार्ट में दम होता तो आवाज़ में दम होता है। मुझे आज भी याद है कि मैं उदयपुर के सेमिनार में गया था, FISS के सेमिनार में। वहाँ मैंने कहा था कि जीरा कोहिनूर बनेगा। लगभग लोग कहते थे कि जीरा हीरा बनेगा। मैंने कहा हीरा ही क्यों बनेगा, कोहिनूर बनेगा। उसके बाद जीरे ने 25,000 वाले जीरे ने 70,000 की दूरी तय करी थी। वो चार्ट पे कहीं ना कहीं विजिबिलिटी थी, कंसोलिडेशन था, इस वजह से एक आवाज़ में दम था। अभी क्या है कि चार्ट में दम नहीं है तो आवाज़ में थोड़ा लो वॉल्यूम हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो इस वजह से हाँ, ज़बरदस्ती आपकी फ्रेंडशिप की वजह से बोलना है। नहीं मेरे फ्रेंडशिप जो चार्ट दिखे
मैं कोई देखो तेजी देखो एडीएम जो के बाद का बॉल लगा टेक्निकल देते हैं। जो टेक्निकली दिखता है हम वही बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बोलते ना सावन के अंदर को सब हरा हरा दिखता है, तो वैसी कहानी नहीं है। और देखो पैनल का ब्यूटी ये है कि सब अपने अपने, मेरा कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ भैया आप क्या बताने वाले हो, आप क्या बताने वाले हो। पैनल की ब्यूटी यही है कि एक चीज को ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पैनल के डिस्कशन में इनका अपना तजुर्बा है, इनका अपना तजुर्बा है, तो बिल्कुल धनिये में जब तक चार्ट नहीं दिखाता आप नहीं बोलोगे, लेकिन यही चीज़ अगर हम हल्दी और जीरे की बात करें तो उसमें आपको कैसा दिख रहा है? ये जीरे का चार्ट काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मोमेंटम भी उसका नेगेटिव है, परंतु एक कहीं ना कहीं एक बेस प्राइसेस की बात करें तो 19,500 से लेकर 20,000 एक अच्छा बेस मुझे समझ आता है कि बाजार कहीं ना कहीं वहाँ एक बेस फॉर्मेशन कर लेना चाहिए। परंतु एनसीडीएक्स के बाजार या किसी भी कमोडिटी के बाजारों में एक बेस का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी टफ प्रोसेस होता है। तकरीबन 90 से 120 दिन बाजार बेस फॉर्मेशन में लगा लेता है, और इतना पेशेंस आज की तारीख में अगर एआई का युग आ गया, लोगों को फटाफट सब चीज़ें चाहिए, इतना 120 दिन किसको इंतजार रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि जीरे में 19,500 से लेकर 20,000 के आसपास कहीं भी अगर कोई भी स्टॉकिस्ट जीरा लेता है तो मुझे लगता है कि 20 से 25% का रिटर्न आसानी से मिल सकता है। तो 24,000 20,000 से लेकर 24,500 25,000 विल बी द रेंज फॉर 2025। तो जीरे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेटल डाउन है, मार्केट एक दायरे में रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा, और हल्दी आपने ऑलरेडी बताया ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से अब तक ये निकल कर आया है कि धनिया ठीक है, एक बॉटम बना हुआ है, जो तीनों पैनलिस्ट ने बताया कि कहीं ना कहीं 77-78 एक बेस बनेगा, बट डेफिनेटली जिस ढंग से एसएनडी की जो हमने कल दिनेश जी के प्रेजेंटेशन में देखी है और पैनल डिस्कशन में हमने देखा है तो बहुत अच्छी तेजी है। लेकिन जीरे में मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी के बाद एक एडजस्टमेंट होता है, तो ऐसे समय में बिजनेस बंद करके बैठना चाहिए नहीं, और कोई ऑप्शन है, उंधा बाजार चल रहा है तो वो ऑप्शन भी नहीं है, किशोर भाई बराबर है, तो ऐसी कुछ और अपॉर्चुनिटी हो सकती है या मैं धंधा बंद करके बैठूं, ऐसा कुछ है? उंधा बदला है, कुछ कर नहीं सकते। तो एक्सचेंज के ऊपर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी हमको ये तो पता चल गया जीरे में कुछ होने वाला नहीं है, अगर आप माल लेकर भी बैठोगे ठीक है, 20,000 के नीचे भी नहीं जाएगा, 24 के या 26 के ऊपर भी नहीं जाएगा, तो करेंगे हम लोग साल भर कुछ कर सकते हैं अश्विन जी? डेफिनेटली सर, जैसे अभी हमने दो आवाज आ रही है, थोड़ी सी बुलंद आवाज आ रही है, मेरे माइक में ज़्यादा अच्छी है। आपकी आवाज़ ही बोल रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ ही बुलंद है। सर 2 जनवरी से हमने अभी ऑप्शंस लॉन्च किए हैं, और ऑप्शन में जो अभी जो मेजर काम आ रहे हैं वो पुट ऑप्शन में आ रहे हैं। और मैं एक जस्ट एग्जांपल, आज के एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि आज जब भूपेंद्र जी ने अपनी जब प्राइस आउटलुक टर्मरिक की चालू की थी तो उन्होंने शॉर्ट टर्म रेंज पहले 12,000 दिया नीचे में, बट उसको तुरंत से ही रिवाइज करके 13,000 किया, और उसके बाद 13 से 15 कर राइट से। तो ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको भी लग रहा है कि 12 में ज़्यादा नीचे दे रहा हूँ, शायद इस पर प्राइस नहीं आए, और फिर मतलब एक अगर वो प्राइस रियलिस्टिक ही नहीं है तो वो शायद आपको ट्रेड भी नहीं मिलेगा, तो उतना नीचे रहेंगे तो शायद हमें वो ट्रेड ही नहीं मिलेगा। बट आज के डेट में जो आज ट्रेड हुए हैं पुट ऑप्शन में हल्दी में, वो बायर को एक तरह से 12,250 पे माल मिल गया है। वो कैसे? 13,200 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन सेलर को 950 रुपये मिल रहे थे, तो 13,200 में से आप 950 माइनस कर दीजिए तो निकल के आता है 12,250। तो 12,250 अगर प्राइस आती है तो माल आपका हो जाएगा, और उसके नीचे जाता है तो वो आपका प्राइस होगा। उसके ऊपर जब भी कहीं पे भी प्राइस रहता है तो आपको कुछ ना कुछ आपने जो ऑप्शन बेचा है, जो ऑप्शन अर्न किया है, मतलब जो आपने प्रीमियम एक तरह का अर्न किया है एज ए इंश्योरेंस कंपनी, जो आपने सामने वाले को प्राइस अर्न किया, उस प्रीमियम में से आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर ये प्राइस 13,200 ही रह जाते हैं, फ्यूचर में क्या होता है कि आपने जिस प्राइस पे लिया और वही प्राइस रह गया तो आपका पे ऑफ कुछ भी नहीं बनता है, मतलब 0-0 हो गया। बट इस प्रोडक्ट में अगर आपको लगता है कि ये प्राइस यहीं रह जाएंगे तो भी आपको 900 रुपये मिल 950 रुपये जो इसको मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। तो एक केस स्टडी ले लेते हैं, मयंक जी हमारे साथ है। मैं अरे डरो मत सर, मैं आपसे धनिया नहीं लेने वाला हूँ, धनिया बाद में लेंगे। तो मुझे अभी धनिया क्या भाव चल रहा है सर? मैं थोड़ा आज मार्केट देखा ही नहीं।
80 to 60 है 82 60 तो मुझे बताओ, समझो 8300 का धनिया है, 7500 में मिलेगा? नहीं लगता, मेरे को 7500 में चाहिए। नहीं लगता तो कैसे? तो आज अगर मैं कंपनी वाला हूँ या मैं स्टॉकिस्ट हूँ, सबको क्या चाहिए? सस्ते में माल चाहिए। चाहिए क्या किसी को सस्ते में? किसी को नहीं चाहिए। देखो सबको महंगी चीज पसंद है, सस्ती चीज पसंद। सस्ती मतलब क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। प्राइस आज का भाव 82 है, मुझे 75 में चाहिए। किसी को चाहिए? अरे हाथ कम है, चलो जीरा धनिया हल्दी जो ले रहे हैं चाहिए सस्ते में। स्ट्रेटेजी समझनी है, स्ट्रेटेजी समझनी है। मैं थोड़ा ऊंचा सकता हूँ, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है किशोर भाई, मयंक जी बैठे हुए हैं, ये बोलते हैं मैं तो 82 में दूंगा, आपको 7500 में चाहिए। आपके पास क्या ऑप्शन है? वेट करेंगे जब भाव नीचे आएगा? मैं को 2-3 ऑप्शन में आपसे माइक दे दूं प्लीज। तो किशोर भाई बोलते हैं मेरे को तो इस बार धनिया पैनल पे देखा मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है, लेना चाहिए। और ये भाई साहब बोलते हैं भैया मैं तो 82 में दूंगा, 7500 में चाहिए क्या आपको? हाँ जी बराबर। कैसे मिलेगा? मैं क्या बूट बेच दूंगा। अरे सर वो बूट वाला काम मेरा है, मैं बताऊं मेरा काम मत कीजिए आप। तो गलत आदमी के पास माइक दे दिया बेटा। देखिए यही तरीका है। देखिए जो हम लोग बोलते हैं ना, मुझे टाइटन जैसा बनना है, मुझे एमडीए जैसा बनना है, तो जो वो काम कर रहे हैं वो काम मैं तो करूं। आज किशोर भाई जो काम कर रहे हैं इनसे पूछो तो सही आप करते कैसे हैं? तो एक डायलॉग भी ना, कैसे कर लेते हो सर? तो वैसे किशोर भाई मैं सिंपल सबको समझाने के हिसाब से पूछता हूँ कि एक व्यापारी के हिसाब से मुझे 7500 में चाहिए तो मिल सकता है? पहला चीज आज की डेट में, आज की डेट में नहीं मिल सकता है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे को 2 महीना भर वेट करना पड़ेगा कि भाई अराकल आएगा तो मिलेगा, बट गारंटी है? गारंटी नहीं, गारंटी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? भाव 8200 चल रहा है, 7500 में मुझे धनिया लेना है, क्यों? मुझे फ्यूचर अच्छा लग रहा है, ले सकता हूं मैं? ठीक है। अब किशोर भाई आप कैसे लेते हो? आप खुद केस स्टडी के रूप में बताइए मुझे। मैं आज जैसे 82 का भाव चल रहा है, तो 82 के भाव के अंदर मैं बूट बेच दूंगा 500 की स्ट्राइक पे, तो कितना हो गया? 82 माइनस 500, 77 का भाव हो गया। यदि मैं 700 का बूट बेचता हूँ तो मतलब मेरे को 75 का भाव मिलेगा बराबर। यदि 700 के 500 की स्ट्राइक बेचूँ मेरा 77 का भाव होगा। मेरे को लग रहा है पीछे वाला को नहीं आ रहा ना समझ में, मेरे को भी नहीं आ रहा समझ में। वही मेरे को मिल सकता है, नहीं तो मेरे को नहीं मिल सकता। मैं बूट बेचूंगा 500 की स्ट्राइक पे तो मेरे को मिल सकता। चलो मैं इसको और बिल्कुल किशोर भाई ये चीज कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है पैनल के बाद किशोर भाई को पकड़ लीजिए, ये जल्दी हाथ में आते नहीं है लेकिन ये अच्छे से बता पाएंगे। देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज बोलता हूँ, सस्ते में लेना है, कल मैंने बताया भी था, सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है, लिए हुए माल को भाड़े पे लगाना है। और ये 3 कमोडिटी कैसे इस पे खरी उतरती है ये सिंपल बताता हूँ। पहला है सस्ते में लेना है। कैसे लेना है? मैं सिंपल क्या करूंगा, मुझे अगर लेट से 8000 का भाव, तो 8000 का पुट मैं बेच दूंगा। तो आज भाव चल रहा है 8200, जब मैं पुट बेचता हूं तो मुझे प्रीमियम मिलता है। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं, लॉटरी खरीदने वाला जीतता है या लॉटरी बेचने वाला? फटाफट। अरे यार मैंने तो सुना है लॉटरी खरीदने वाले की लॉटरी लगती है, तो बेचने वाले को हमेशा मालूम है कि मुझे 100 रुपए की लॉटरी मिलनी है, पैसा मिलना ही है। लेकिन जब हम लॉटरी खरीदते हैं तो हमें डाउट रहता है कि 100,000 में मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो पहला मैंने क्या किया, 8000 का पुट बेचा। मार्केट में 3 कंडीशन होती है, कौन सी? तेजी, मंदी और रेंज बाउंड। ठीक है, पहला है मार्केट में तेजी। तो आपने ये उम्मीद रखी है कि 8000 आएगा तो मैं डिलीवरी ले लूंगा। 8000 आया, नहीं आया, मार्केट में तेजी आ गई, तो क्या होगा? जो प्रीमियम है करीबन 1.25 से 1.5% का प्रीमियम अलग अलग टाइम पे चेंज होता रहता है, बट उदाहरण के तौर पे अगर 1% का जो प्रीमियम 1 से 1.25% का ये आपका हो जाता है। क्यों? जब आप कोई पुट बेचते हो तो आपने तेजी की है, उसका प्रीमियम आपको मिलता है। तो अगर भाव में यहाँ से 80 to 100 से अगर तेजी आ जाती है, जैसे शॉर्ट टर्म में मेरे तीनों कलीग ने बताया कि 8800 आ गया, तो आप चूक गए। 8000 का भाव नहीं आया, आप चूक गए। लेकिन ऑप्शन राइटिंग की वजह से आपको 1.25% का बेनिफिट मिला, जो आपकी परचेजिंग पावर को 1.25% से बढ़ा दिया। दूसरा कंडीशन, मार्केट 82 का 82 रहा, और इन्होंने बताया ना बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो उधर क्या हुआ,
ये जो प्रीमियम मेरे को मिला है ये लैप्स हो गया। इसका मतलब है जैसे हमने आइसक्रीम खाई है, उदाहरण के तौर पे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी का प्रीमियम मैंने 20,000 रुपये बढ़ा, लेकिन गाड़ी को खरोच तक नहीं लगा तो 20,000 रुपया मेरा डूब गया। डूबने के बाद भी मुझे खुशी होती है। तो जिसने खरीदा था वो खुश होगा कि चलो नीचे नहीं आया, मेरा नुकसान कम हुआ, लेकिन आपको 1.25% मिल गया, तो अगेन आपको बेनिफिट है। तो कोई भी गेम में, कोई भी व्यापार में अगर 33 की प्रोबेबिलिटी है, 33% तेजी का, 33% मंदी का और 33% रेट बाउंड का, तो ये कंडीशन में जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है इसके अंदर 33% तेजी का उधर भी प्रीमियम मिल रहा है, 33% रेट बाउंड उधर भी मिल रहा है। और ब्यूटी इस प्रोडक्ट की ऐसी है कि अगर 8,000 का भाव आएगा तो आपको 1.25% नीचे मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे 8,000 का भाव अगर आता है तो किशोर भाई आपको कितने में माल मिला? 75। अरे 8,000 का मैंने राइट किया तो 75 कैसे मिला? 500 का स्ट्राइक वाला बेचा। बिल्कुल, बाबूजी के वर्ड्स याद है? बाबूजी क्या बोलते हैं? मुनीम लाख रुपया दे ब्याज काट के। तो सिमिलरली हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जब पुट बेच रहे हैं तो ब्याज पहले से ले रहे हैं। तो 8,000 का जब आप पुट राइट करते हो तो आपको माल 8 का नहीं मिलता है, आपको एक्चुअल में 7,500 में मिल रहा है। तो ये एक केस स्टडी हुई। ऐसे ही जब मुझे माल आज जीरा है, जीरे का आउटकम क्या आया पैनल पे कि ये उदाहरण के तौर पे 26,000 के ऊपर नहीं जाने वाला है। तो ऐसे समय में लोग हेजिंग भी करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आपने ऊपर के कॉल बेच के बैठे हो तो होगा क्या, उसका प्रीमियम आपको रेगुलर मिलता रहेगा। ये कंसिस्टेंट इनकम है, ये पैसिव इनकम है। वर्ल्ड में ऑप्शन में इंडिया सबसे बड़ा काम करता है। तो ये चीज कमोडिटी में क्यों नहीं हो सकती जब इक्विटी में हो सकती है? सेबी टाइटनिंग कर रही है और हम लोग कोई सट्टा नहीं कर रहे। हमारे पास जो फिजिकल माल है उसी पे हम काम कर रहे हैं। अगर नीचे आएगा मैं डिलीवरी लेने की ताकत रखता हूँ, अगर ऊपर जाएगा मैं डिलीवरी देने की ताकत रखता हूँ। तो जीरे के अंदर हम ऑप्शन में कॉल बेच के काम कर सकते हैं पूरे सीजन में, और धनिये के अंदर हम नीचे के पुट बेचकर हम काम कर सकते हैं। तीसरा, हल्दी के अंदर तो बोलता हूँ लिए हुए माल को भाड़े पे लगाना है। इसका मतलब क्या होता है, हमने हमारा माल लिया और लेकर ऊपर के कॉल बेच दिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कवर्ड कॉल। आप इंग्लिश में बहुत सुनते होंगे ये चीजें, लेकिन प्रैक्टिकली आप कमोडिटी में ये नहीं कर रहे हो। तो अगर कवर्ड कॉल में करना क्या, लिए हुए माल का ऊपर में कॉल बेचना है। उससे होगा क्या, अगर मार्केट में एक रेंज बाउंड रहेगा तो 1.25% का प्रीमियम रेगुलर आपको मिलता रहेगा, रेगुलर इनकम रहेगी। वही माल है, वही कमोडिटी है, लेकिन एडिशनल 1 से 1.25% का गेन मिलता रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, एनसीडीएक्स से अश्विनी जी भी है और किशोर भाई को छोड़ना नहीं है। ये कैसे करते हैं इनसे समझना है। अब मैं लास्ट पे आ जाता हूँ, रैपिड फायर। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। एक मैंने आपसे ऑप्शन से पूछा तो ऑप्शन और सीजनिटी आ गई। हाँ बिल्कुल सर, जब जैसे ये हमारा ना ऑप्शन इन फ्यूचर है, तो मतलब जब हम बोल रहे हैं कि जैसे 75 पे आपको माल मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्चुअल में डिलीवरी लेनी होगी। अगर आप उस पोजीशन को फ्यूचर से कट कर देंगे तो वो 0-0 हो जाएगा। बट आपका नोशनल आपको ये ध्यान रखना है कि 7500 की आपकी डिलीवरी आ सकती है, उस पर आपको प्लस माइनस करना है। अदरवाइज ये फ्यूचर से तो इसका मतलब है खाली ऐश्वर्या की फोटो दिखेगी, लेना तो आपको लेना है तो आप वहाँ पे पोजीशन बन जाएगी, आप डिलीवरी ले भी सकते हो, नहीं मतलब वो आपका बिल्कुल वो तो ऑप्शन है। ऐश्वर्या के साथ शादी करनी है नहीं करनी है। ठीक है, चलिए हम लास्ट राउंड में फटाफट आ जाते हैं, जिसको हम रैपिड फायर करके रखा है। तो सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि इन शॉर्ट बॉटम ऑफ द ईयर एंड टॉप ऑफ द ईयर कमोडिटी में, और आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा ऐसा मसाला रहेगा ये साल के लिए आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, जीरा 22,720-200 बॉटम, 26,450 टॉप। धनिया 8030, भली बॉटम बने ना बने लेने का भाव यही है, 9660 अपसाइड। टर्मरिक 12,450, 12,650 बॉटम। इमीडिएट या मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म 15,000। और बेस्ट परफॉर्मिंग धनिया धन बरसाएगा अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था कि माँ लक्ष्मी का प्रसाद है और इस बार ये प्रसाद सब में बटेगा। बहुत बढ़िया मनोज जी, हमने कमोडिटी के बारे में तो देखा, लेकिन आज इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हो चुकी है,
डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पे छींक लेते हैं और यहाँ पे भी हम हिल जाते हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर रहेंगे 2025 में जो इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एज ए ट्रेडर, मैं मानता हूँ आप लोग फिजिकल ट्रेडर हो, एग्री से रिलेटेड हो, बट ऐसे क्या ट्रिगर्स रहेंगे जिन पे हमको नज़र रखनी चाहिए? अजय जी, कल से हम यहाँ हैं और पूरे 2 दिन के इसमें जो एक सबसे अच्छी और बड़ी बात मुझे लगी, कल अश्विन भाई आए थे FISS से और उन्होंने कल बहुत ही बड़ी बात बोली कि आप इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी चैलेंजेस है, भारत की बाज़ार बहुत बड़ी है, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इंटरनेशनल चैलेंजेस रहेंगे ट्रम्प साहब के रहते और उनके रोज़ कुछ न कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे। भारत में कितना स्कोप है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बात हो रही है, तो AI को अगर हम भारत के रेफरेंस में देखें तो A एस्पायर और I इंस्पायर, तो ये जो 2 शब्द हैं ये भारत के लिए बहुत बड़े हैं। वी आर एस्पायरिंग फॉर डेवलप्ड नेशन बाय 2047 एंड वी आर इंस्पायर क्योंकि हमारे यहाँ पे कंजम्पशन है, ग्रोथ है और हम उसको अचीव कर सकते हैं। अभी हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 2047 तक हम इसको 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। 75 साल में जो भारत बना है, ऐसे 10 भारत 25 साल में बनने वाले हैं। तो आपको भारत के बाजार पे फोकस रखना चाहिए और अश्विन भाई ने भी कल बड़ी बात बोली थी, आप वैल्यू एडेड करें, अच्छी चीज़ें लाएं, अच्छी चीज़ें खिलाएं, तो उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। और इंडिया की जो परचेसिंग पावर है वो लगातार बढ़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो युवा है, जो युवा भारत है, उसका पैसा खर्च करने का जो कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इंटरनेशनल चैलेंजेस रहेंगे लेकिन भारत में स्कोप बहुत है, तो हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस करें, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, वर्ष 2025 सबके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया। और AI तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि सबसे बड़ा AI का कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है। AI आप यूज़ कर ही रहे होंगे, तो कौन सा AI है? एक एग्जाम्पल, DeepSeek तो भी आ रहा है, और AI का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल OpenAI, चैटबॉट और ChatGPT और Gemini, इससे ऊपर भी एक है AI, उसको बोलते हैं माँ। अगर हम खाना खाने बैठते हैं तो माँ को पहले पता चलती है कि मिर्ची कितनी तीखी लग रही है, वो कोई AI नहीं बता सकता। माँ जरूर बता सकती है कि बेटा तेरे मुंह पे रंगत कैसी है, कि हल्दी की तरह पीला पड़ रहा है या मिर्ची ज़्यादा लग रही है, वो और माँ को मराठी में आई बोलते हैं। तो AI सबसे बड़ी माँ है। और धरती माँ डेफिनेटली हम लोग जो आज एग्रीकल्चर कमोडिटी में बैठे हैं। भूपेश जी, एक कमोडिटी कौन सी 2025 के लिए आप चुनना चाहोगे? नो ब्रेनर, TMC 13,000 में मिलती है, अच्छा है, 12,000 में मिलती है और अच्छा है। तो जैसे अभी आप लोगों ने चर्चा करी कि भाई किसी को 12,000 में लेनी है, अगर TMC के ऑप्शंस एप्लीकेबल हैं तो TMC ऑप्शंस के द्वारा भी ली जा सकती है। भाई नीचे की फुट बेच दो, 13,000 की भाव अभी है, बिल्कुल नीचे की फुट बेच कर नीचे की मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि TMC इस साल की नो ब्रेनर कमोडिटी रहेगी और इजीली 20% का रिटर्न है ना, बिल्कुल अचीवेबल रहेगा। तो अश्विन जी, आपके पिटारे में, क्योंकि कल 1 तारीख है, मैडम भी कुछ बोलेगी, उम्मीद तो देखिए NCDX से और एग्री से तो खूब है, तो आपके पिटारे में 2025 NCDX मार्केट के लिए क्या लेके आ रहा है? ऑप्शन तो हमने देखा ही है, गवार में है, मसाले में है, तो थोड़ा सा हाईलाइट उसी को बता दीजिए। भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी प्रोडक्ट के लिए भी जो अभी रेस्ट्रिक्टेड है उसमें मिल जाए, लेकिन वो आज तक का है। मेरे हिसाब से आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव अगर आ जाए तो सब पार्टिसिपेंट, सब सारे लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसा कुछ आए। तो 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो क्या बसंत आएगा? ये तो अश्विन जी को ज़्यादा मालूम है कि नए प्रोडक्ट जो बंद हुए उनको चालू करो, ये चना है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है। हमारी तरफ से आपका भी काम और हमारा भी उद्धार हो। हमारी तरफ से भी सरकार को कोशिश जारी है, लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मंच पे जिन लोगों ने भी टेक्निकल में अपने अपने पर्सपेक्टिव रखे, प्लेटफॉर्म NCDX ही रखना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल ये पैनल से जो निकल कर आया है, हमने देखा है हल्दी एक टॉप परफॉर्मिंग कमोडिटी आएगी, डिस्पाइट एक पैसिमिज्म जरूर चल रहा है, तो लगभग 12 साढ़े 12 का एक बेस निकल कर आ रहा है।
फेज मैनर में मार्केट जाएगा, बट फिर से 200 की बाहर आते हुए दिखाई देगी। धनिया दूसरी कमोडिटी ऐसी रही है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 77-78 का एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फेज मैनर में जाएगा बट 3 गुना होने की बिल्कुल सक्षम है, जिनसे बैलेंस शीट और फंडामेंटल देख रहे हैं। जीरा जरूर एक दायरे में, क्योंकि एक बड़ी रैली के बाद एक रीबाउंड हो रहा है, और वहीं एनसीडीएक्स ने बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ, 1 फरवरी का बजट पे सबका ध्यान है कि एग्री कमोडिटी के अंदर क्या नया आ रहा है। मेरा भी मानना है कि मोदी जी ने जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, ये सबको देखते हुए मुझे लग रहा है एग्री क्या पिटारा कल बजट से निकलते आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों ने इस टेक्निकल पैनल से कुछ ना कुछ नए इनपुट्स लिए होंगे। मैं इसी के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ पैनल का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।